क्रांति आंदोलन के कुछ अधखुले पन्ने में चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में एक अगली कहानी दी गई है। वो अंतिम दर्शन से जुड़ी हुई कहानी है पूरी। जब काकोरी कांड हुआ उसके बाद अंग्रेज भयभीत होकर सारे क्रांतिकारियों को पकड़ने लगे और इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो केवल वही क्रांतिकारी पकड़े नहीं गए, बाकी सारे क्रांतिकारी मुखबिरों द्वारा, जो कि उनके साथ में क्रांतिकारी भी थे और मुखबिर भी थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने पकड़वा दिया। केवल चंद्रशेखर आज़ाद जी बचे रहे क्योंकि उनके कहीं भी होने का किसी को भी पता नहीं रहता था और वो या तो बनारस में रहते थे या झांसी में रहते थे। और झांसी में बहुत ही कम संख्या में सीआईडी के लोग तैनात थे, इस वजह से वो झांसी जाते थे। और बनारस में चूँकि बहुत गढ़ माना गया था उस समय, बम वगैरह भी बनाते थे क्रांतिकारी वहाँ पर। एक इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जो थे काकोरी कांड के नायक थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। और उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जो थे जब वो फरार रहे उस दौरान कई सारी घटनाएं हुई और क्रमवार मैं ये बताना चाहता हूँ सारी घटनाओं को। मेरा सौभाग्य है कि परम पूजनीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में बता पा रहा हूँ और ये किताब मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो ये कहानी इस तरह से है। ये कानपुर और लखनऊ से जुड़ी हुई कहानी है। कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद से जुड़ी हुई कहानी है और कानपुर से मैं हूँ, तो ये कहानी को बताने का आनंद दुगना है मेरे लिए। और समर्पण भाव तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति है ही और उनकी बहादुरी को सलाम। तो शुरू करता हूँ मैं कि सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद अब भी अंग्रेजी हुकूमत की पकड़ से बाहर थे। फरारी के आलम में वे सहयोग क्रांतिकारियों की भर्ती और उनके संचालन में लगे रहे। तत्पश्चात काकोरी कंस्पिरेसी केस का जवाब दिया गया। जो केस चला था और सारे क्रांतिकारियों को जो फांसी की सज़ा सुनाई दे गई थी उसको नाम दिया गया था, टाइटल दिया गया था काकोरी कंस्पिरेसी केस। अब उसके बदले में क्रांतिकारियों ने दक्षिणेश्वर, लाहौर, दिल्ली, चटगांव, मछुआ बाजार, मिदनापुर, टीटागढ़ आदि अनेक बम कांडों से समस्त भारत में अंग्रेज़ों के पैर लड़खड़ा दिए। तभी गुप्तचर अधिकारियों ने उन्हें बैसाखी पकड़ा दी। किस तरह से? ये नमक हलाल अगर ना होते तो भारत में अंग्रेज नहीं टिक पाते, लेकिन हमारे ही बीच में कुछ थे। उस ज़माने में शंभूनाथ कानपुर में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस स्टाफ के सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। टीकाराम और मोहम्मद नासिर खां भी उसी ओहदे पर क्रमशः शाहजहांपुर और इलाहाबाद में कार्यरत थे। मुख्यतः शंभूनाथ को ही आज़ाद की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी का भार सौंपा गया, जो कि कानपुर में तैनात थे, क्योंकि उनके क्रांति के मुख्य गढ़ कानपुर, झांसी, जालौन और इलाहाबाद थे। वैसे टीकाराम और नासिर खां की जिम्मेदारी भी कम नहीं की गई। सीक्रेट सर्विस बनी वह रकम जो गुप्तचर अधिकारियों को मुखबिर बनाने और उनके ऊपर खर्च करने के लिए सरकार प्रदान करती है, जिसका कोई लेखा जोखा भी नहीं रखा जाता कि हज़ारों रुपए खर्च करने की अनुमति भी अंग्रेज अफसरों ने इन्हीं को दी थी, यानी कि शंभूनाथ को। उन दिनों कानपुर के डीएवी कॉलेज का हॉस्टल क्रांतिकारियों की गतिविधियों का अच्छा खासा अड्डा बन गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत विद्यार्थियों की जुबान पर था। ब्रिटिश शासन की ईंट से ईंट बजाने के लिए दीवाने हो रहे थे। शंभूनाथ ने धन का लालच देकर कुछ विद्यार्थियों को पटाया और उनसे हॉस्टल में रहने के लिए कहा, कानपुर के डीएवी में। इन छात्रों का पूरा खर्च सरकार के जिम्मे था, जो शंभूनाथ द्वारा उन्हें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दिनों में नियमित रूप से मिलते रहते थे। और इस इनफिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ का परिणाम उत्साहवर्धक निकला। शंभूनाथ को क्रांतिकारियों की गुप्त गतिविधियों की सूचनाएं और उनके इरादे सुचारू रूप से ज्ञात होने लगे। कानपुर के पुलिस अधीक्षक को अपनी पूरी पुलिस रिपोर्ट दिखाने के बाद वे उन्हें स्पेशल मैसेंजर द्वारा ब्रांच हेडक्वार्टर से इलाहाबाद भेजने लगे। अंग्रेज अफसर शंभूनाथ से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें DIS से
डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज से CID स्पेशल ब्रांच में ले लिया गया। उन दिनों उरई यानी कि जालौन निवासी वीरभद्र तिवारी नामक एक नवयुवक को फोड़ने में शंभूनाथ को असाधारण सफलता प्राप्त हुई। ये नाम याद रखिएगा, कौन सा? वीरभद्र तिवारी। कुछ समय तक दोनों गिलिश बाजार कानपुर के एक ही मकान में रहे भी थे। उनके निवास स्थान के बीच एक मामूली सी पार्टीशन वॉल बरती, दोनों में पट्टी भी खूब थी। वीरभद्र हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की कार्यकारिणी समिति का सदस्य था। शंभूनाथ की सिफारिश पर वीरभद्र तिवारी को CID स्पेशल ब्रांच UP में सोर्स की हैसियत से 200 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त कर लिया गया। 200 रुपये उस समय मासिक तनख्वाह मिलने लगी। इनके अलावा आने जाने खर्च और दीगर इखराजात भी दिए जाने लगे। यह रकम उस ज़माने में बहुत थी। वीरभद्र को इतना पैसा खर्च करने के स्पष्ट आदेश दिए गए थे कि वो लोग जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सत्तू चबेना सत्तू खाते हैं, तुम अगर ज़्यादा पैसा खर्च करोगे तो शक हो जाएगा उनको, तो मना कर दिया गया। और हमेशा जो मुखबिर होते थे वो जब तक एक ही खबर 2 जगह से वो खबर दे और दूसरा भी कोई खबर दे, ऐसी ही कोई खबर दे दूसरा मुखबिर, तब ये माना जाता था कि यहाँ ये खबर पक्की है। मंगलवार 24 फरवरी 1931 कानपुर शहर, जाड़े की ठंडी रात 10 बजे होंगे। चुन्नीगंज की ओर से सरपट दौड़ता हुआ एक तांगा GPO के सामने क्षण भर रुका। साफ सुथरी माल रोड पर बिजली की तेज रोशनी पड़ रही थी और फिर क्राइस्ट चर्च के पास से निकला और जैसे ही चर्च के पास से निकला तो जो बैठा था उसने कहा कि और तेज। मेमोरियल गार्डन के चौराहे पर रोको शब्द सुनते ही तांगे वाले ने रास खींच ली। वो रुक गया। और ये कौन था? ये CID का था व्यक्ति, शंभूनाथ, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रधान सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने का काम सौंपा था। फिर अब वो वेट करने लगा। फूलबाग चौराहे पर सन्नाटा था। शंभूनाथ ने राम नारायण बाजार का रास्ता पकड़ा। यहीं पर वो बैठा और फिर वहाँ पर आगंतुक था वीरभद्र तिवारी, मुखबिर, वो आया। उसने सारी बातें बताई। उसने कहा कि पंडित जी चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद में है, शायद कटरा वाले मकान में। फिर उसके बाद शंभूनाथ ने सदरी की जेब में हाथ डाला और नोटों की गड्डी निकालकर उसके हाथ में थमा दी वीरभद्र तिवारी के। वीरभद्र ने रुपए जेब के हवाले किए। इधर उधर देखता हुआ राम नारायण बाजार की में अंदर की ओर बढ़ गया। शंभूनाथ ने फूलबाग चौराहे से बिरहाना रोड का रास्ता अपनाया। बुधवार 25 फरवरी 1931 सुबह की गाड़ी पकड़कर दोपहर से पहले शंभूनाथ इलाहाबाद पहुंचे। स्टेशन से सीधे CID हेडक्वार्टर्स गए। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ठाकुर विश्वेश्वर सिंह से गुप्त वार्तालाप करते हुए और तुरंत ही SPSB सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच इन सबको बताया। उस समय रिजर्व पुलिस लाइंस में सार्जेंट टिल्टन और हैरिस को मई आर्म्ड पुलिस के 80 जवानों के कमरबंदी का आदेश भी दे दिया गया। फिर उसके बाद वीरभद्र तिवारी चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद को पहचानते थे तो उन्हें बुलाने का आदेश दिया गया। चंद्रशेखर आज़ाद को किसी भी कीमत पर धर दबोचना था। हालांकि शंभूनाथ ने निर्भीक शब्दों में ऐसा मना किया कि जो सोर्स है मेरा मुखबिर है वो एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन माने नहीं, अंग्रेज अफसर नहीं माने। हार कर शंभूनाथ को कानपुर वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद वो जो मोहल्ला था कटरा मोहल्ला, वहाँ पर विशेषकर प्रयाग के कटरा मोहल्ले में नाकेबंदी कर दी गई और 24 घंटे राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगा दी गई। बृहस्पतिवार 26 फरवरी 1931 वीरभद्र को कटरा में ठहराया गया। संदेश आने शुरू हुए। पंडित जी यहीं हैं। सुखदेव राज और जगदीश ने हिंदू बोर्डिंग हाउस तथा विश्वविद्यालय के चक्कर लगाए। बटुकनाथ अग्रवाल और जगदीश कल घंटों एल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज के साथ रहे। मुसम्मात सुशीला देवी आज सुबह ही दिल्ली से आईं।
आज़ाद का आवास ज्ञात होने पर भी डिप्टी कमिश्नर बमफोर्ड और वरिष्ठ गुप्तचर अधिकारियों की राय से उन्हें वहीं गिरफ्तार करना उचित नहीं समझा। गोली चलने का सिर्फ अंदेशा ही नहीं था, पूर्ण विश्वास था। लोडेड माउजर के साथ आज़ाद एनकाउंटर के लिए हर घड़ी कमर कसे तैयार रहते थे। साथ में कई मैगजीन स्पेयर राउंड भी रखते थे। निशाना तो उनका था ही अचूक। जनता द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग दिए जाने की पूरी आशंका थी। तो फिर ये हुआ कि उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5-5 हज़ार रुपये के 3 नगद इनामात सरकार द्वारा घोषित किए जा चुके थे। अतः बजाय गिरफ्तार करने के गोली का ही निशाना बनाना सर्वसम्मति से तय किया गया, यानी कि मार देंगे चंद्रशेखर आज़ाद को, ये तय हुआ था। और फायरिंग भी इसीलिए की जानी थी। शुक्रवार 27 फरवरी 1931 रिजर्व पुलिस लाइन से इलाहाबाद। प्रातःकालीन परेड के बाद सार्जेंट टिल्टन रिजर्व इंस्पेक्टर के कार्यालय में बैठा पेशी के कुछ कागजात देख रहा था कि अचानक 9:15 बजे टेलीफोन की घंटी गनगनाई। पुलिस सुपरिटेंडेंट मेजर्स का फ़ोन था। शुक्रवारी अर्दली रूम ना करके आज परेड के बाद ही वह लाइन से रवाना हो गया था। आर्म्ड पुलिस के 80 जवानों सहित 15 मिनट के अंदर एल्फ्रेड पार्क को घेर लेने का आदेश दिया गया। गोली चलने की पूरी आशंका व्यक्त की गई। तुरंत गोरखा बिगुलर ने बिगुल बजा दिया। कमरबंदी में मुस्तैद 40 जवानों ने 20-20 गोलियां बंडोलियर में रखीं और अपने अपने 410 बोर मस्कट संभाले, मस्कट बंदूकें। शेष 40 ने लाठियां थामी। टिल्टन और हैरिस ने भी अपने अपने वेवले स्कॉट रिवॉल्वर लोड किया और 18 स्पेयर राउंड्स पाउचों के हवाले किए। फिर 4 गाड़ियों में बैठकर सर अल्फ्रेड पार्क के रवाना हो गए। प्रातः 9 बजे आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू से भेंट करने के पश्चात चंद्रशेखर आज़ाद सुखदेव राज को साथ लिए अल्फ्रेड पार्क पहुंचे थे। छिन्न भिन्न हो रही पार्टी के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने थे। दोनों एक बड़े से जामुन के पेड़ के नीचे इन गंभीर मसलों पर विचार विमर्श करने बैठे। विश्वविद्यालय से आने वाले कुरियर का भी इंतजार कर रहे थे। शायद कोई ज़रूरी पत्र या समाचार ला रहा हो। उसे ठीक 9:30 बजे यहीं पार्क में मिलने का आदेश था। वीरभद्र तिवारी ने दोनों को अल्फ्रेड पार्क में बैठे देखा। वीरभद्र तिवारी वही जालौन का जो मुखबिर बना हुआ था। इनका दोस्त था, DAV कानपुर में पढ़ता था, वो इलाहाबाद गया था। पंडित उसने छूटते ही शंभूनाथ के पास पहुंचा और तुरंत बोला कि पंडित जी अल्फ्रेड पार्क में जल्दी कीजिए। पूरी तैयारी तो थी। मेजर्स को फ़ोन खटखटाया गया आर्म्ड फोर्स के लिए। SPSB सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच जॉन नाट बावर तुरंत अपनी कार से अल्फ्रेड पार्क पहुंचा। हथियारों से लैस पुलिस ने पार्क को 3 ओर से घेर लिया। पुलिस कप्तान मेजर्स के साथ डिप्टी कमिश्नर बमफोर्ड पार्क के बाहर ही रहे। मौसम सर्द था, हवा भी तेज़ थी। चंद्रशेखर आज़ाद खद्दर की धोती, कमीज और ठंडी सदरी पहने। उनके पास गर्म कपड़े थे ही नहीं, क्योंकि क्रांतिकारी थे और आना जाना इधर उधर भागना लगा रहता था। सुखदेव राज के साथ संजीदगी से बातें कर रहे थे। अचानक नाट बाबर वहाँ पहुँचा और कार से उतरते उतरते आज़ाद को देखती गोली दाग दी। गोली निशाने पर लगी और उनकी दाहिनी जांघ को चीरती हुई हड्डी तोड़कर निकल गई। 455 बोर की गोली थी, जिससे अच्छे से जानवर भी क्षण भर में बिलट जाते। आदमी की तो बिसाती क्या थी। आज़ाद को पूरी स्थिति भांपते देर न लगी। उन्होंने सुखदेव राज को शीघ्र ही वहाँ से खिसक जाने का संकेत दिया। शायद वे स्वयं भी वहाँ से निकल जाते अगर वो जांघ की उस गोली से 455 बोर की गोली से उनके पैर की दाहिने जांघ की हड्डी न टूटी होती। पलक मारते ही सदरी की जेब से माउजर निकालने के लिए हाथ डाला था कि समर हाउस की झाड़ी के पीछे छुपे हुए विश्वेश्वर सिंह ने दूसरी गोली दाग दी, जो इनकी दाहिनी बाह को चीरती हुई फेफड़े में घुस गई। अब लंग्स भी पंक्चर हो गए और दाहिनी जांघ भी की हड्डी टूट चुकी है। इसी बीच आज़ाद की पहली गोली नाट बाबर की मोटर के टायर में घुसी। दाहिना हाथ जख्मी होते ही माउजर बाएं हाथ में ले लिया और उनकी दूसरी गोली ने नाट बाबर की कलाई तोड़ दी। हाथ से छूटकर उसका रिवॉल्वर जमीन पर जा गिरा। इस अंदेशे से कहीं मोटर में बैठकर वह भाग ना जाए, आज़ाद का माउजर फिर गरजा और गाड़ी के इंजन पर दनादन गोलियां बरसने लगीं। जान बचाने की गरज से नाट बाबर पास ही के जामुन के पेड़ के पीछे जा छिपा।
तब तक लेटे ही लेटे आज़ाद 10 राउंड फायर कर चुके थे। पहली मैगजीन खाली हुई, उनका दाहिना हाथ तो पहले ही बेकार हो चुका था, क्योंकि दाहिने हाथ की हड्डी टूट चुकी थी और वो हड्डी तोड़ के गोली फेफड़े में घुस चुकी थी। उनका दाहिना हाथ तो पहले ही बेकार हो चुका था। बाएं हाथ से दूसरी मैगजीन लोड की और गरजे, अरे ओ ब्रिटिश साम्राज्य का बुज़दिल प्रतिनिधि, मर्द की तरह सामने क्यों नहीं आता? भारतीय क्रांतिकारी के सामने गीदड़ की तरह पेड़ की आड़ के लिए क्यों दुबका खड़ा है? तब तक मेजर्स का आदेश पाते ही टिल्टन और हैरिस आर्म्ड पुलिस के अपने अपने दस्तों को नीलिंग लोड पोजीशन, यानी कि घुटनों पर बैठ जाओ और फिर लोड करो, पोजीशन लेने का हुक्म दे चुके थे। 40 जवानों ने घुटनों के बल बैठकर अपने अपने मस्कटों में पहली गोली डाली। आज़ाद की ओर निशाना साधा और हुक्म का इंतजार करने लगे। फायर कहकर मेजर से दौड़ा, एक साथ 40 गोलियां दागी। इस समय घायल आज़ाद रेंगते हुए उस जामुन के पेड़ की ओर बढ़ रहे थे जिसके पीछे नट बाबर खड़ा था। कुछ गोलियां आज़ाद के शरीर में प्रवेश कर गईं और कुछ इधर उधर निकल गईं। उनके शरीर से खून के फव्वारे छूटने लगे। यहाँ यह भी कुछ लोगों ने क्या किया कि सिपाहियों ने राइफल की नली इधर उधर करके गोली चलाई। फॉल आउट करा के तुरंत उनके हथियार रखा लिए गए, उन्हें निहत्था कर दिया गया। बाद में पुलिस एक्ट की दफ़ा 7 के अंतर्गत कार्रवाई करके सबको बर्खास्त कर दिया गया। कुछ लोगों के अंदर था, ये मेरे देश के, हमें गोली नहीं मारनी है। गोली चलाने वाले सिपाहियों की ओर मुखातिब होकर आज़ाद ने निवेदन किया, अरे हिंदुस्तानी सिपाही भाइयों, तुम मेरे ऊपर अंधाधुंध गोलियां क्यों बरसा रहे हो? मैं तो तुम्हारी ही आज़ादी के लड़ रहा हूँ, कुछ समझो तो सही। तब तक स्वामी भक्त सिपाहियों को सेकंड राउंड फायर करने का आदेश भी मिल चुका था। गोलियां फिर बरसने लगीं। आज़ाद ने हतोत्साहित होकर कहा, तुम चलाए जाओ गोली, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब तक आज़ाद का निशाना पेड़ की आड़ लिए 6 फुटा नाट बाबर ही था। जब भी उसके शरीर का कोई हिस्सा नजर आता, उनकी गोली बरस पड़ती। तभी समर हाउस की ओर से झाड़ी में छिपे विश्वेश्वर सिंह ने फिर गोली चलाई, साथ ही गाली भी दी। लोहू लुहान आज़ाद का माउजर बिजली की तरह गरजा और विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा चकनाचूर कर दिया। उसे दूसरी गाली देने का मौका नहीं दिया। सीआईडी के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ओ कॉनर ने तुरंत दाद दी, वंडरफुल शॉट, चंद्रशेखर आज़ाद के गोली मारने के लिए। दोनों हाथ के बीच जबड़ा दबाए खून से लथपथ विश्वेश्वर सिंह मैदान छोड़कर म्योर कॉलेज की ओर भागा। तब तक पुलिस के घेरे के सामने सैकड़ों विद्यार्थियों की भीड़ जमा हो गई थी। सभी क्रांतिकारी का नाम जानने के लिए आकुल थे, जैसे कई पुलिस ऑफिसर डाकू की संज्ञा दे रहे थे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आदेश दिया, लेकिन कोई हिला नहीं। फिर मेजर्स ने, जो सिपाहियों का नेतृत्व कर रहा था, गोली चलवा रहा था। कलेक्टर बमफोर्ड से गोली चलाने की अनुमति चाहिए, बमफोर्ड ने मना कर दिया। आज़ाद के पास केवल 4 मैगजीनें थीं, वे 39 राउंड फायर कर चुके थे। हाफजा इतना दुरुस्त था कि निशाने पर गोली दागते आते, गिनती करते आते। अब चेंबर में केवल एक गोली शेष थी। एक क्रांतिकारी दल के स्वाभिमानी सेनापति होने के नाते 32 मिनट तक सशस्त्र पुलिस से मोर्चा लेते उन्होंने माउजर की गोली नली अपनी बाईं कनपट्टी से भिड़ा ली और ट्रिगर दबा दिया। क्रांति का दीपक बुझ गया। इलाहाबाद के अंग्रेजी दैनिक लीडर ने जिसे क्रांतिकारियों से सख्त नफरत थी, प्रथम बार मुख्य पृष्ठ पर सुर्खी दी, अ ब्रेव रिवोल्यूशनरी गिव्स बैटल टू दी पुलिस। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद की माउजर पिस्तौल शंभूनाथ को उपहार स्वरूप नजर ही की और साथ ही सुपरिटेंडेंट का ओहदा देकर राज बहादुर का खिताब भी अता फरमाया। 15,000 रुपये नगद इनाम के अलावा वीरभद्र तिवारी को सरकारी खर्चे पर एक अंगरक्षक भी सुरक्षा के लिए दिया गया। वीरभद्र तिवारी वही 15,000 रुपये लेके कानपुर में है, अभी भी उसकी पीढ़ियाँ रह रही हैं, बहुत पैसे वाला है। लंदन पहुंचने पर जॉन नाट बाबर को ब्रिटिश जॉर्ज पंचम ने सर के अलावा के आला खिताब से विभूषित किया। इस असाधारण कारगुजारी के एवज में पेंशन की भारी रकम भी उसके लिए मंजूर कर दी गई।
शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के उस दौर के रहनुमा थे जिसमें हमारे बड़े नेताओं ने देश को गुमराह कर रखा था। उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए आज भी उनकी देशभक्ति, लगन, त्याग और तपस्या की तड़प याद आती है। उनका बलिदान हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, क्योंकि इसके बाद मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए।